ये मेरी मौत के 10 घंटे बाद का समय है। मैं मुर्दाघर में शांति से लेटी हुई थी। तभी अंतिम संस्कार करने वाले ने मेरे ऊपर से सफेद चादर खींची और बहुत आराम से मेरे शरीर की जांच करने लगा। पहले उसने मेरी ऊंची एड़ी वाली सैंडल उतारी, फिर मेरी घड़ी भी निकाल दी। इसके बाद उसने एक कैंची उठाई और मेरे कपड़े काटना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मेरी आखिरी नाइटी काटी गई, मैं अचानक जाग गई। मैंने उससे पूछा कि वो ये क्या कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने शांति से मुझे बताया कि मैं मर चुकी हूँ। तभी मुझे अचानक याद आया कि नशे में गाड़ी चलाने की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन एक छोटे से एक्सीडेंट में कोई कैसे मर सकता है? मैंने शक भरी नजरों से उसे देखा। ऐसा लगा जैसे उसने मेरा शक भांप लिया हो। उसने पुलिस का दिया हुआ डेथ सर्टिफिकेट निकाला। वाकई उस पर साफ साफ मेरी मौत का समय और वजह लिखी हुई थी। लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में मर चुकी हूँ, क्योंकि मैं तो पूरी तरह होश में थी। और मैं तुमसे बात भी कर सकती हूँ। ऐसे में ये कहना कि मैं मर गई थोड़ी जल्दबाजी नहीं है। उस आदमी ने देखा कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, तो उसने कहा कि वो आत्माओं को देख सकता है, इसीलिए वो मुझसे बात कर पा रहा है। इसके बाद मेरे मना करने के बावजूद उसने सुई धागा उठाया और मेरे माथे का घाव सिलने लगा। उसने कहा कि वो चाहता है कि मैं यहाँ से सम्मान के साथ जाऊँ। पर अजीब बात यह थी कि मुझे जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। क्या मैं सच में मर गई थी? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और पूछ पाती, उस आदमी ने मुझे सीधे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और मैं बेहोश हो गई। 10 मिनट बाद माँ मुझसे मिलने आई। मुझे बिल्कुल बेजान और ठंडा पाकर उन्हें लगा कि मैं पूरी तरह मर चुकी हूँ और वो दुखी होकर वहाँ से चली गई। जब मैं दोबारा जागी तो दोपहर हो चुकी थी। उस आदमी ने मुर्दाघर का तापमान बहुत कम कर दिया था। मेरा पूरा शरीर ठंड से सुन्न हो गया था और इंजेक्शन के असर की वजह से मुझे अपनी नब्ज और दिल की धड़कन भी महसूस नहीं हो रही थी। ये सारे संकेत मेरी मौत की तरफ इशारा कर रहे थे, पर मैंने अभी भी हार नहीं मानी थी। मुझे यकीन था कि मैं जिंदा हूँ, इसलिए मैंने टटोल कर मुर्दाघर का फोन ढूंढा ताकि अपने मंगेतर को फोन कर सकूं। लेकिन फोन की तार उस आदमी ने पहले ही काट दी थी। फोन लग ही नहीं रहा था। तभी मैंने बाहर से शोर की आवाज सुनी। मेरा मंगेतर आखिरी बार मुझसे मिलने की जिद कर रहा था, लेकिन वो आदमी उसे ये कहकर टाल रहा था कि उसने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। मेरा मंगेतर दरवाजे पर उसे बेरहम कहकर चिल्ला रहा था। मैंने भी जल्दी से दरवाजा पीटना और चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि मेरे मंगेतर का ध्यान खींच सकूं। पर वो तो उस आदमी से बहस करने में लगा था। उसने मेरी आवाज बिल्कुल नहीं सुनी। उस आदमी ने मेरे मंगेतर को वहां से भेज दिया और मुर्दाघर में वापस आकर मुझे बताया कि मैं मर चुकी हूँ। इसीलिए मेरे मंगेतर को मेरी आवाज सुनाई नहीं दी और उसने कहा कि मैं चुपचाप 2 दिन बाद दफनाए जाने का इंतजार करूं। मुझे उसकी बकवास पर यकीन नहीं था, लेकिन मैं जानती थी कि बहस करने से कोई फायदा नहीं। मुझे होशियारी से काम लेना था, तो मैंने ऊपर से ऐसा दिखाया जैसे मैं उसकी बातों में आ गई हूँ। मेरे दिल में यहाँ से भागने का प्लान चल रहा था। अगले दिन मौका मिल ही गया। वो आदमी एक कफन लेकर आया और मुझे ट्राई करने को कहा कि ये फिट है या नहीं। इस बार मैंने उससे बहस नहीं की और चुपचाप कफन देखने लगी। मैं ऐसे देख रही थी जैसे वो इस साल का कोई नया फैशन हो, ताकि उसे यकीन हो जाए कि मैंने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया है। यकीन नहीं होता, वो आदमी मेरी शानदार एक्टिंग से बेवकूफ बन गया। वो मेन गेट की चाबियों वाला गुच्छा मुर्दाघर में ही भूल गया और गाना गाता हुआ अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने चला गया। उसके जाते ही मुझमें फौरन जान आ गई और मैंने फुर्ती से चाबियां निकाली और एक एक करके मुर्दाघर के दरवाजे पर आजमाने लगी। मुझे पता था कि समय कम है, वो किसी भी वक्त वापस आ सकता था, इसलिए मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। शायद मेरी किस्मत खराब थी। आखिरी चाबी लगाने पर मुर्दाघर का दरवाजा खुला और मुर्दाघर के बाहर उसके विला का मेन गेट भी था। इस बार मेरी किस्मत अच्छी थी। तीसरी चाबी से ही गेट खुल गया। पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उस आदमी को एहसास हुआ कि वो चाबियां भूल गया है और वो वापस आ गया। मुझे फौरन विला में वापस भागना पड़ा और मैं किसी भी कमरे में जाकर छिप गई। किस्मत से उस कमरे में एक लैंडलाइन फोन था। मैंने जल्दी से अपने मंगेतर का नंबर मिलाया, पर पता नहीं कमरे में सिग्नल खराब था या क्या बात थी। मैंने उसे कई बार आवाज दी पर उसने नहीं सुना। उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है और थोड़ी ही देर में उसने फोन काट दिया। मेरा उससे संपर्क पूरी तरह टूट गया और मैं निराश हो गई। तभी वो आदमी भी आवाज सुनकर मुझे ढूंढता हुआ वहां आ गया। चूंकि मेरे मंगेतर ने मेरी बात नहीं सुनी, तो उसने बड़े आराम से मुझे समझाया कि मेरा मंगेतर उसकी तरह नहीं है जो आत्माओं से बात कर सके, इसलिए बेशक उसे मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। मैं उसका वो आत्मविश्वास से भरा चेहरा देखकर पूरी तरह टूट गई। लगता है मैं सच में मर चुकी हूँ। उसने मुझे इस हालत में देखा तो मौके का फायदा उठाया और एक खास शीशा निकाला। मौत की भयानक रोशनी और शीशे के अपने फिल्टर की वजह से मेरा चेहरा इतना बदसूरत लग रहा था जैसे मैं अभी अभी नर्क से बाहर निकली हूँ। मैं किसी बीमार इंसान से भी ज्यादा कमजोर लग रही थी। उस पल मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि मैं सच में मर चुकी हूँ। मैं अपने दुख में डूबी हुई थी और मैंने ध्यान नहीं दिया कि नीचे एक छोटा लड़का डरे हुए चेहरे के साथ खड़ा था और कमरे में जो कुछ भी हो रहा था वो सब देख रहा था। क्योंकि मैं उस लड़के की बायोलॉजी टीचर थी, इसलिए उसने मुझे एक ही नजर में पहचान लिया। उस वक्त मैं निराश होकर शीशे को देखते हुए एक लंबी सांस ले रही थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी सांस से शीशे पर धुंध की एक छोटी सी परत जम जाएगी। मैं कुछ समझ पाती। इससे पहले ही उस आदमी ने मेरा ध्यान भटकाकर जल्दी से उस धुंध को साफ कर दिया। अगले 2 दिनों तक मैं वाकई काफी शांत रही। मुझे यही लग रहा था कि मैं सच में मर चुकी हूँ और बस कल दोपहर दफनाए जाने का इंतजार कर रही थी। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मेरा मंगेतर स्कूल में मेरा सामान लेने गया और वहाँ उसकी मुलाकात उस छोटे लड़के से हुई जिसने मुझे देखा था। उस लड़के ने बड़े उत्साह से मेरे मंगेतर को रोका। वो मेरी वजह से पहले ही दुखी था और उस छोटे लड़के की बातें सुनकर, जो किसी भूत प्रेत की कहानी जैसी लग रही थी, वो पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि ये बच्चा बकवास कर रहा है और जानबूझकर उसे डरा रहा है, इसलिए उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उस लड़के को लगा कि वो बहुत रूखा व्यवहार कर रहा है और उसने पूछ लिया कि क्या वो अब मुझसे प्यार नहीं करता। मेरा मंगेतर ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसने आगे बढ़कर उस लड़के को एक थप्पड़ मारा जिससे वो जमीन पर गिर गया। हालांकि मेरा मंगेतर कोई बेवकूफ नहीं था। शांत होने के बाद उसे लगा कि शायद उस लड़के की बातों में कोई सच्चाई हो, इसलिए वो फौरन अंडरटेकर के घर गया और उससे सवाल किया कि क्या मैं जिंदा हूँ। उसने ये भी बताया कि उस छोटे लड़के ने मुझे अपनी आंखों से देखा है, लेकिन अंडरटेकर बहुत शांत था और उसने कहा कि बच्चों
की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जब मेरे मंगेतर ने देखा कि अंडरटेकर मान नहीं रहा है तो वो सीधे उसके घर में घुस गया और इधर उधर ढूंढने लगा। वो मुझे ढूंढ रहा था और जोर जोर से मेरा नाम पुकार रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने मुझे सच में ढूंढ लिया। मैं ताबूत में बैठी थी और मैंने भी अपने मंगेतर की आवाज सुनी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और मेरा मंगेतर अंदर नहीं आ सकता था। ऊपर से मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था और मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि मैं मर चुकी हूँ। मुझे लगा कि जिंदा लोग मरे हुए लोगों की आवाज नहीं सुन सकते, इसलिए मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। ये देखकर अंडरटेकर को मौका मिल गया और उसने मेरे मंगेतर को समझाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर मैं जिंदा होती तो भला जवाब क्यों नहीं देती, आखिर हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। मेरे मंगेतर ने उसकी बात मान ली और दुखी होकर वहां से चला गया। उसी दिन दोपहर में अंडरटेकर कब्रिस्तान गया मेरे लिए कब्र खोदने। वहां उसकी मुलाकात उसी छोटे लड़के से हुई जो कब्रिस्तान में घूम रहा था। उसने सोचा ये बच्चा भी अजीब है, पार्क में खेलने के बजाय कब्रिस्तान में घूम रहा है, लगता है ज्यादा होशियार नहीं है। लड़के ने खुद उससे बात की और पूछा कि उस रात उसने जिसे देखा था क्या वो सच में एक इंसान थी। अंडरटेकर ने शांति से उसे समझाया कि वो मुझे इसलिए देख पाया क्योंकि वो भी अंडरटेकर की तरह ही एक ऐसा इंसान है जो आत्माओं को देख सकता है। उसने कहा कि ये हुनर तो 100 में से किसी एक के पास होता है और उसे जल्दी उसका चेला बन जाना चाहिए। अभी शामिल होने पर कोई फीस भी नहीं लगेगी। वो लड़का बहुत भोला था और बिना कुछ सोचे समझे मान गया। जल्द ही मुझे दफनाने का दिन आ गया। अंडरटेकर ने मेरे लिए एक बैंगनी रंग का ताबूत तैयार किया क्योंकि बैंगनी रंग बहुत शाही लगता है। उसने मुझे नए जमाने के फैशनेबल कपड़े पहनाए और मेरा सुंदर सा मेकअप भी किया। इस समय तक मैं अपनी मौत की सच्चाई को स्वीकार कर चुकी थी। मैं बस आखिरी बार शीशे में देखना चाहती थी कि उसने जो 4 नंबर की लिपस्टिक चुनी है वो कैसी लग रही है। अंडरटेकर ने मुझे एक शीशा दिया और तभी मैंने देखा कि मेरी सांस की वजह से शीशे पर भाप जम गई थी। मैं फौरन समझ गई कि मरे हुए लोगों के शरीर में गर्मी नहीं होती और न ही उनकी सांसें चलती है। इसका मतलब अंडरटेकर शुरू से ही मुझसे झूठ बोल रहा था। मैं तो कभी मरी ही नहीं थी। जब वो मुझसे ये बात और नहीं छिपा सका तो उसने सारी सच्चाई बता दी। मैं सच में जिंदा थी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एक मानसिक रूप से बीमार इंसान था जिसे जिंदा लोगों को ये यकीन दिलाने में मजा आता था कि वे मर चुके हैं और फिर वो उन्हें जिंदा दफना देता था। उसने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैंने उसके पिछले शिकार के अंतिम संस्कार में कुछ गड़बड़ महसूस कर ली थी, इसलिए वो मुझे रास्ते से हटाना चाहता था। मैं फौरन उठकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझमें इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसका सामना कर पाती। उसने जबरदस्ती मुझे एक नशीला इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही देर में मैं बेहोश हो गई और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अंडरटेकर ने संतुष्टि से मेरी एक तस्वीर खींची, इसे अपने एक और सफल काम के सबूत के तौर पर रख लिया। अंतिम संस्कार के समय मैं चुपचाप ताबूत में लेटी हुई थी और मेरे दोस्त और रिश्तेदार मुझे आखिरी विदाई दे रहे थे। मेरा मंगेतर भी वहां आया। जब उसने मुझे ठंडे और बेजान शरीर के साथ देखा तो वो बहुत दुखी हो गया। उसने झुककर मुझे आखिरी बार चुमा। उसकी इस हरकत से अंडरटेकर बहुत घबरा गया। उसे डर था कि कहीं मैं स्नो व्हाइट की तरह अपने मंगेतर के छूने से जाग न जाऊं। खैर, नशीली दवा का असर काफी तेज था और ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1 घंटे बाद मुझे होश आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने डर के मारे देखा कि मैं एक ताबूत के अंदर बंद थी। मैं डर गई थी और बेहद लाचार महसूस कर रही थी। मैं मदद के लिए जोर जोर से ताबूत को पीटने लगी, लेकिन ताबूत की लकड़ी इतनी मोटी थी कि मेरी आवाज बाहर बिल्कुल नहीं जा रही थी। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद उस आदमी ने मेरी तस्वीर घर ले जाकर अपने बेडरूम की दीवार पर लगा दी। उस दीवार पर उन सभी पीड़ितों की तस्वीरें थी जिन्हें उसने जिंदा दफनाया था और उसका शिकार यही खत्म नहीं हुआ था। रात में वो बार में शराब पी रहे मेरे मंगेतर के पास गया और बड़े रहस्यमयी ढंग से उससे कहा कि मैं असल में अभी भी जिंदा हूँ। ये सुनते ही मेरा मंगेतर गुस्से से पागल हो गया। उसे लगा कि लाशों को तैयार करने वाला आदमी ही मेरा कातिल है। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे मारने ही वाला था, लेकिन उस आदमी ने उसे बदला लेने का कोई मौका नहीं दिया, बल्कि उससे कहा कि वो फौरन कब्रिस्तान जाए और मुझे बचा ले। अगर देर हो गई तो मेरा दम घुट जाएगा। शराब के नशे में मेरे मंगेतर का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने बिना सोचे समझे बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। नशे में ड्राइविंग और ऊपर से तेज रफ्तार की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसे दोबारा होश आया तो वो भी मेरी ही तरह मुर्दाघर में लेटा हुआ था और उसकी लाश को तैयार करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही जाना पहचाना आदमी था। लेकिन इस बार वो आदमी अपने साथ एक असिस्टेंट भी लाया था। वो कोई और नहीं बल्कि उसका नया शागिर्द, एक छोटा लड़का था। और अब मेरे मंगेतर का भी वही हश्र होने वाला था जो मेरा हुआ था। फिल्म यही खत्म हो जाती है। ये 2009 में रिलीज हुई एक अमेरिकी फिल्म है। ये कहानी हमें सिखाती है कि शराब पीकर गाड़ी न चलाएं और गाड़ी चलाते वक्त शराब न पिए, वरना क्या पता कब कौन आपको बेवकूफ बनाकर मार दे। देखने के लिए शुक्रिया।